तो बेटा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है प्रिज्म, कि जो प्रिज्म है वो क्या होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं अपने पास में, उनको किसी अगर एंगल पे रख देंगे उस चीज को बोला जाता है प्रिज्म। ठीक है। प्रिज्म का मतलब क्या हो जाता है? टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग, टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग surfaces inclined at some angle, तो जो बनता है उसको बोला जाता है प्रिज्म। देखो बेटा, अपने पास में मोस्ट ऑफ तो ट्रायंगुलर प्रिज्म ही बनेंगे, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है। इसमें देखो कोई रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से आ रही है, पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन किया, दूसरी सरफेस पे रिफ्रैक्शन किया और यहाँ से बाहर निकल गई। तो इसका मतलब कि इस सरफेस पे और इस सरफेस पे इन दो पे रिफ्रैक्शन हुआ है, और ये वाला जो एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, जनरली इसको ए से लिखा जाता है। ओके। प्रिज्म है बेटा ये वाली जो है, इस तरीके से अपने पास में कोई क्यूब जैसी शेप है, इस तरीके से रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे स्ट्राइक करी, फिर यहाँ से बाहर निकल गई। ठीक है। इस केस में ये वाला जो है उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये भी अब प्रिज्म के जैसा ही बिहेव कर रहा है, एक ये सरफेस है एक ये सरफेस है, दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और दोनों के बीच में कुछ एंगल है। तो इस चीज़ को बोला जाता है प्रिज्म, और इसमें जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म के जो बेसिक चीज़ें थी या जो बेसिक आइडिया था वो आपको बता दिया गया है। ओके। अब अपने पास में ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्शन है वही अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो अपने को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पता ही है, तो उनसे आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म से। इस तरीके से है बेटा एक प्रिज्म, ट्रायंगल की शेप में है ये प्रिज्म। ठीक है। तो जो प्रिज्म है ना, इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा सा बनाना भाई, प्रॉपर डिटेल में लार्ज सा। ठीक है। ये प्रिज्म है, इसमें ये वाला एंगल है ए, ये वाली है बी और सी, ए बी सी एक अपने पास में ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसके बाहर में जो है वो है एयर, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको म्यू बोला जा सकता है, इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू। ठीक है। ए जो है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है और इसके पॉइंट का नाम भी यही है। चलो बहुत बढ़िया बात है। इस तरीके से कोई रे ऑफ लाइट है आई है प्रिज्म के अंदर में, उस रे ऑफ लाइट ने एंटर किया। तो रे ऑफ लाइट के लिए हम वहां पे एक नॉर्मल बनाएंगे भाई। इस वाली सरफेस पे सबसे पहले तो नॉर्मल बनाया गया, और नॉर्मल के साथ में जो एंगल बन रहा है उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। एयर से जैसे ही रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ जाएगी तो ऐसे किसी एंगल पे जाएगी, इस तरीके से। ये अपने पास में रिफ्रैक्टेड रे है, और इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले ही सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो। ऐसे ही इससे अगली सरफेस है, उस सरफेस पे सबसे पहले तो नॉर्मल बनाया जाएगा। जो नॉर्मल है वो इस तरीके का सा बन गया है। ये अपने पास में अगली सरफेस पे नॉर्मल बन गया है, और अगली सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैं R2 से ही लिख देता हूँ, दूसरी सरफेस का रिफ्रैक्शन एंगल। और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट बाहर आ गई है। जो रे ऑफ लाइट बाहर आई है वो अपने पास में जो एंगल बना रही है उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंट रे है ये। ठीक है। रे का नाम लिख देता हूँ बेटा, ये है अपने पास में P, यहाँ वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है Q, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया है R, और जो लास्ट पे पॉइंट है उसको नाम दे दिया है मैंने S। ठीक है। पी क्यू वाली जो रे है ये है इंसिडेंट रे, और
ई एस वाली और आर एस वाली जो रे है वो है इमरजेंट रे। तो जो पी क्यू है अपने पास में वो है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ हमें एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर एस वाली जो लाइन है आर एस वो है इमरजेंट रे। इमरजेंट रे। और जो एंगल ई बना है वो है एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस। जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट इमर्ज हुई है या बाहर निकली है उसको बोला जा रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस। चलो तो बेटा अपने पास में इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, ये सब नाम हमने लिख दिए। अब और देखो और कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रिज्म में निकालनी होती हैं। वो चीज़ें क्या हैं कि जो प्रिज्म पे इंसिडेंट रे आई है, ठीक है, इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही थी। अब ये रे है इतनी सी बैंड हो गई है, तो जितना सा ये रे ऑफ लाइट बैंड हो जाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब रे ऑफ लाइट कितने एंगल से डेविएट हुई है। तो ये रे ऑफ लाइट है इस डायरेक्शन में जा रही थी, इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट है वो जा रही थी, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में बैंड हो गई है, इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट है ये बैंड हो गई है। तो अब ये वाला जो एंगल है, यहाँ से ये वाला जो एंगल बना है, जितने एंगल से ये बैंड हुई है उसको बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा को चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये जो इतनी सी बैंड हुई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस एंगल को बोल दिया है एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि बन गया है बेटा डेल्टा। चलो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल आसानी से चीज़ें हमने सीख ली हैं। पर बेटा ये एंगल भी लिख लेते हैं। ये जो एंगल है ये कितना सा होगा, ये एंगल है ये कितना सा होगा। ठीक है, R1 के ऊपर वाला एंगल और R2 के ऊपर वाला एंगल, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों एंगल हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं। ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे इधर की तरफ बनने वाला टोटल एंगल है आई, इस तरफ की तरफ बनने वाला भी टोटल एंगल क्या हो जाएगा, आई। आई में से ये R1 कम हो गया है, तो जो ये एंगल बचा है इसकी वैल्यू हो जाती है आई माइनस R1। ठीक है, ये जो टोटल एंगल है ये है ई, इधर का जो टोटल एंगल है वो भी हो जाएगा ई। ठीक है, ई में से जो R2 कम हो गया तो इतना सा जो एंगल बचा है वो बच गया है ई माइनस R2। ठीक है बेटा, R1 और R2 जो हैं उनके टर्म्स में लिख दिया है। R को मैं दोनों तरीके से लिख देता हूँ, कई बार ऐसे भी लिख देता हूँ, कई बार ऐसे ये भी लगा देता हूँ, या ऐसे भी लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों को सेम ही मान के चलना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग मान के चल रहे हो। या इसको भी ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि थोड़ी जगह में आ सके, R1 और R2। चलो क्लियर चीज़ है, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। इस वाले एंगल है और इस वाले एंगल, इन दोनों को कुछ नाम दे देता हूँ। इस वाले को मैंने T पॉइंट लिख दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओके। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे जो थी वो हमने लिख ली है बेटा, ओके। इधर तक की सारी चीज़ें अपने पास में डन है। अब इस ट्राइंगल में की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल क्यू आर टी। इन ट्राइंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी में बनने वाले जो सारे एंगल हैं उनका सम मिला के लिखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। तो एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल T, सबकी वैल्यू मिला के बनाएंगे तो बेटा 180 डिग्री बन जाएगी। पहली चीज़ अपने पास में ये निकल के आई है। दूसरा जो एंगल है वो बना रहा हूँ मैं AQTR। ये अपने पास में क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के लिए भी एंगल लिखता हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल AQTR।
क्वाड्रिलेटरल के अंदर बेटा जितने भी एंगल हैं उन सब का सम मिला के जो बनता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसमें जो एंगल है वो है ए, यहाँ पे बनने वाला जो वो नॉर्मल ही है तो ये एंगल है 90 डिग्री। इससे आगे वाला एंगल है टी, इससे आगे वाला जो है 90 डिग्री। सब कुछ मिला के जो टोटल बनेगा वो हो जाएगा 360 डिग्री। ए और टी रह लिया और 90 और 90 है उसको मैं राइट साइड में ले गया। इधर बच गया है ए प्लस टी, उधर ले जाएंगे तो बच जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 360 में से 180 घटा दिया है। तो ए प्लस टी की वैल्यू है वो 180 बन गई है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करते हैं। 180 है यहाँ पे, 180 है यहाँ पे, टी है यहाँ पे, टी है। R1 प्लस R2 है, उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है ए। इसका मतलब है जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किसके इक्वल हो जाता है, R1 प्लस R2। जो दो रिफ्रैक्टिंग एंगल है उनका सम ही एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। तो एक चीज हमें प्रिज्म में पता चल गई है, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चलो और देखो, यहाँ पे इस वाली ट्राइंगल जो है ना, इस वाली ट्राइंगल में बेटा एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ट्राइंगल में अपने पास में क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो ऐसे अगर कोई ट्राइंगल बन रही है ना, ऐसे अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल बन जा ले तो भाई, ऐसी ट्राइंगल है, इसमें इस एंगल का जो सम है, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल है बी, ये है सी। अंदर वाला एंगल की बात नहीं हो रही है, बाहर के एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल और ये एंगल है, इन दोनों का सम करते हैं तो इसके बराबर वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अपने पास में जो ट्राइंगल बन रही है वो ऐसी है। इस केस में ये वाला जो एंगल है वो है डेल्टा, ये है आई माइनस R1, ई माइनस R2। ठीक है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम करेंगे तो डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है फ्रॉम ट्राइंगल, ये ट्राइंगल यू क्यू आर, ये है यू, इस यू क्यू आर ट्राइंगल में क्या है कि डेल्टा की वैल्यू हो जाती है आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 के इक्वल। इस तरीके से अपने पास में जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू बन जाती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। आई प्लस ई, R1 प्लस R2 है उसकी वैल्यू हो जाती है ए। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल्टा है उसकी वैल्यू बनती है आई प्लस ई माइनस ए। ये हो जाता है अपना एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, किसी भी प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी वैल्यू इतनी हो जाती है। ठीक है, दिस इज डेविएशन बाय प्रिज्म। प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका फॉर्मूला है आई प्लस ई माइनस ए। अब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो लिखते हैं। एंगल एंगल ऑफ डेविएशन, तो बेटा डेल्टा है, डिपेंड्स ऑन, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो लिखते हैं। तो एक तो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। दूसरा डिपेंड करता है एंगल ऑफ इमरजेंट पे। बट बेटा एंगल ऑफ इमरजेंट है वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से ही आया है। ये एक बार यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, एक बार यहाँ पे लगाया, तो ई जो है वो एक्चुअल में स्नेल्स लॉ का यूज करके ही आई पे ही डिपेंड करता है, ई खुद भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किसी भी प्रिज्म के लिए कांस्टेंट है।
इसका मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही डिपेंड करता है। अब इस चीज़ का यूज करके हम एंगल ऑफ डेविएशन को प्लॉट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ नज़र आता है। ठीक है, सिमिट्रिकल सा नहीं है बेटा, ऐसा सा है। ये सीधी लाइन भी नहीं है, थोड़ा कर्व तो है इसमें। ठीक है, करने की कोशिश करना, ऐसा सा इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सा ग्राफ हमने बनाया है। ठीक है, इक्वेशन बना के इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, ऐसा ग्राफ इसका बनता है। चलो देखो, तो अगर मैं कोई भी डेविएशन देखता हूं, जैसे मैंने ये डेविएशन चेक किया, इस डेविएशन के कोरस्पोंडिंग अपने पास में दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस दो बन रहे हैं, एक है I1, एक है I2। I1 और I2 दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसके कोरस्पोंडिंग जो डेविएशन है उसकी वैल्यू डेल्टा है। मतलब कि ऐसे दो एंगल एग्जिस्ट करेंगे जिसके कोरस्पोंडिंग जो डेविएशन है उसकी वैल्यू डेल्टा आएगी। पर बेटा हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, उसमें हमें क्या पता चला था कि अगर मैं रे ऑफ लाइट को इस तरफ भेजी थी तो ऐसे बाहर निकली है। अगर मैं इस तरफ से रे ऑफ लाइट को भेज देता तो इसके पूरे पाथ को वापस से रिट्रेस कर देती। तो उस केस में ये क्या बन जाता, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या बन जाता, एंगल ऑफ इमरजेंस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके कोरस्पोंडिंग दूसरे केस में एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, और इसके केस के कोरस्पोंडिंग जो फर्स्ट वाला है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो अगर एक केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दूसरे केस में वो एंगल ऑफ इमरजेंस के ही इक्वल है, उन दोनों केसेस में ही एंगल ऑफ डेविएशन है वो सेम आएगा। ठीक है, पर एक और चीज नजर आई कि बेटा जब सबसे कम डेविएशन है उसके कोरस्पोंडिंग सिर्फ एक ही पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। जो मिनिमम डेविएशन है उसके कोरस्पोंडिंग सिर्फ एक ही पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि है आई और ई, जहां पे सेम है वो वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो बेटा, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम ही है। ठीक है, सबसे कम डेविएशन है उसके कोरस्पोंडिंग एक फिक्स रहेगा, अदरवाइज बाकी सब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे जिनके कोरस्पोंडिंग कोई सेम डेविएशन आ रहा है। ओके, तो ये अपने पास में डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ है। इससे अपने को दो तीन पॉइंट पता चली है, वो वाले पॉइंट ही लिख लेते हैं। पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये पता चला है कि फॉर एवरी डेविएशन देयर मस्ट बी टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। हर डेविएशन के कोरस्पोंडिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, बट फॉर मिनिमम डेविएशन, पर बेटा जो मिनिमम डेविएशन है उसके कोरस्पोंडिंग सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करेगा। देयर इज ओनली वन सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट्स। मिनिमम डेविएशन पे एक सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस ही एग्जिस्ट करेगा और वही एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा। तो अब जो बेटा अगला केस करने वाले हैं वो है सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए। नंबर 3, फॉर मिनिमम डेविएशन, जब बेटा डेविएशन की वैल्यू मिनिमम है तो उसको डेल्टा एम से लिख देते हैं, डेल्टा एम आई एन और डेल्टा एम मतलब सेम ही है। उस केस पे क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम ही रहेंगे।
चलो एक चीज़ हमें पता चल गई है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस है वो दोनों सेम है। बेटा जब मिनिमम डेविएशन होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो R1 और R2 भी सेम होने चाहिए। तो इससे हम एक दूसरी चीज़ ये बता सकते हैं कि वहाँ पे जो R1 और R2 है वो दोनों के दोनों सेम ही रहेंगे। इसको मैं R से लिख देता हूँ। ठीक है, स्नेल्स लॉ से ये हमें पता चली है, बाय स्नेल्स लॉ। कोई भी चीज़ में जब दिक्कत आए तो बेटा दोबारा से वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चला है, एंगल ऑफ प्रिज्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, R1 प्लस R2। इधर पे एंगल ऑफ प्रिज्म है उसकी वैल्यू आ गई है 2R के इक्वल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी A/2। चलो ठीक है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन जो हमने पढ़ा था, उसकी वैल्यू क्या थी, I प्लस ई माइनस ए। जब डेविएशन मिनिमम होगा तो क्या हो जाएगा, I प्लस आई माइनस ए, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो 2I है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डेल्टा एम प्लस ए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू हो जाती है डेल्टा एम प्लस A/2। ये बन जाता अपने पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बेटा प्रिज्म जो है इस तरीके से था, प्रिज्म पे यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं इस सरफेस पे। ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ एट प्रिज्म की कोई सी भी सरफेस पे लगा लो स्नेल्स लॉ, वो क्या हो जाएगा, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1 इंटू साइन आई, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का इंटू साइन आर। साइन आई की वैल्यू है डेल्टा एम प्लस A/2 विल बी इक्वल टू म्यू साइन आर की वैल्यू है बेटा A/2। तो इधर से इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है बेटा म्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से म्यू आएगा, इस टर्म को नीचे लिख के, साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2। ये अपने पास में हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। प्रिज्म का कभी भी अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उस केस में क्या करेंगे, हम चेक करते करते सबसे पहले तो हम अलग अलग एंगल्स पे उसको प्लॉट करेंगे प्रिज्म पे डेविएशन के ग्राफ को, वहाँ से निकालेंगे सबसे कम डेविएशन और डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन आ जाएगा, तब इस फॉर्मूले में पुट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाला जा सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी होता है बोर्ड्स में, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट भी इम्पोर्टेंट है और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला भी काम आएगा और ऐसे भी काम आएगा। इसमें जो अपने पास में इससे नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि किसी थिन प्रिज्म के लिए कैसे सिनेरियो बनता है। और थिन प्रिज्म, अगर कोई अपने पास में थिन प्रिज्म है उस केस में हम कैसे कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटा जब भी कोई अपने पास में प्रिज्म थिन होगा उसका मतलब है जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है उसका स्मॉल, और एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है वो कब लेके चलेंगे, रफ एस्टिमेट ये है कि 10 डिग्री से कम अगर एंगल ऑफ प्रिज्म है तो उसको स्मॉल प्रिज्म लेके चलते हैं। अगर प्रिज्म का ए अगर स्मॉल है, एंगल स्मॉल है, तो भाई वो डेविएशन भी स्मॉल ही प्रोड्यूस करेगा, या उसका डेविएशन हमेशा ही मिनिमम ही रहेगा क्योंकि बहुत ही कम डेविएशन आएगा। तो उस केस में जो म्यू है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस A/T। तो उसमें ये चीज़ भी कम है, ठीक है, और ये चीज़ भी कम है। तो साइन थीटा, जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है तो साइन थीटा को थीटा के इक्वल ही पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई A/2, तो ये हो जाता है डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, म्यू इंटू ए इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए।
तो उस केस में जो डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन ही डेविएशन होगा। तो स्मॉल प्रिज्म के केस में डेविएशन का फॉर्मूला ये यूज किया जाता है बेटा। इस केस में जो सारे डेविएशन ही स्मॉल हैं, तो मिनिमम डेविएशन जैसा कोई ज़्यादा कंसेप्ट का ज़रूरत नहीं है। मिनिमम डेविएशन पूछे तो भी वही निकालेंगे, डेविएशन पूछे तो भी वही निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट ये सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए है। थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, μ-1 × a। ओके बड़े बच्चे, इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन करते हैं। लेट ए प्रिज्म हैज एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो है 3 डिग्री एंड मेड अप ऑफ ग्लास। जो प्रिज्म है वो ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। फाइंड आउट इट्स डेविएशन। ये जो प्रिज्म बना है, इस प्रिज्म का डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि बेटा एंगल बहुत स्मॉल है, इसका मतलब कि इसका डेविएशन भी स्मॉल ही होगा। तो स्मॉल प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या कर देंगे, a इंटू μ-1। ए की वैल्यू है 3 डिग्री, म्यू की वैल्यू है 3/2 -1। 3/2 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 1/2। 3 × 1/2 मतलब कि जो डेविएशन है उसकी वैल्यू बनेगी 1.5 डिग्री। डायग्राम में और दिखा देता हूँ भाई तुम्हें। एक छोटा सा प्रिज्म है जिसका ये वाला एंगल था, ये था 3 डिग्री। ऐसे इसमें कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, इस तरफ जाने वाली थी, थोड़ा सा बैंड होकर इस तरफ चली, ये वाला जो एंगल है वो बन गया है 1.5 डिग्री। इतनी सी डेविएट हो गई है ओरिजिनल पाथ से, 1.5 डिग्री। इसको ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बेटा अब और क्वेश्चन करते हैं प्रिज्म पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब इससे आगे सारे क्वेश्चन ही चलेंगे। कोई अगर बीच में कंसेप्ट आएगा तो उसको कर लेंगे, बट मोस्ट ऑफ तो अब इसके बाद में क्वेश्चंस ही हैं। चलो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं लिखता हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है √2 और जो प्रिज्म का एंगल है वो है 30 डिग्री। वन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज मेड ए मिरर इनवर्ड। उसको हम अंदर की तरफ से मिरर कर देंगे सिल्वर कोटिंग की वजह से। A beam of monochromatic light entering the prism from the other face retrace its path। इसके पाथ को रिट्रेस कर देती है सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है इस केस में, जो प्रिज्म का एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होगा। तो बेटा इस तरीके से है अपने पास में एक प्रिज्म। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू गिवन है √2। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म है उसकी वैल्यू है 30 डिग्री। एक सरफेस है उसको मैंने कर दिया है सिल्वर, ये हो गया है सिल्वर। ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट आई है एक फेस पे, ऐसे करके बीम ऑफ लाइट आई है इस फेस पे। ठीक है, इस सरफेस से टकराने के बाद में अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है, मतलब कि 90 डिग्री पे टकराएगी तभी अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगी। ओबियस सी बात है भाई। ठीक है, इसमें हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना जो, इसको कैलकुलेट करना है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ये हमें कैलकुलेट करना है मेरे बच्चे। देखो तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यूज़ करते हैं। बेटा यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए अंदर वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको पता करते हैं सबसे पहले। ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल है 90, ये है 30। तो जो इधर वाला एंगल है वो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब बेटा ये वाली अपने पास में ये भी एक
90 डिग्री का एंगल, क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, तो ये 60 है, तो इधर वाला एंगल क्या बन जाएगा, 30। तो ये एंगल बन जाता है 30, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है। ऐसे हमने लिख दिया है। तो अप्लाई करते हैं बाय स्नेल्स लॉ। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 साइन आई, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 साइन आर। तो साइन आई है उसकी वैल्यू बन जाती है √2 साइन आर, आर की वैल्यू है 30 डिग्री। √2 साइन 30 डिग्री है, उसकी वैल्यू है 1/2। इसकी वैल्यू बन जाती है 1/√2। साइन आई है वो अगर 1/√2 है, कितने एंगल पे होता है 1/√2, 45 डिग्री पे। तो जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसकी वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। ये हो गया है अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √3, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म विच इज इक्विलैटरल इज। तो अपने पास में बेटा इस केस में क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। ये बन चुका है √3, जो कि हो चुका है साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस इक्विलैटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री बन जाएगा, अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री बाई 2। तो इस तरीके से ये हो गया है। तो बेटा इसमें लिखा मैंने √3 इज इक्वल टू साइन 60/2, साइन 60/2 है साइन 30, जो कि बन जाएगा 1/2। तो नीचे वाली जो टर्म है वो बन गई है 1/2, और उस टर्म को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, तो ये 1/2 इधर आ चुका है। साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, लेफ्ट बन गया है √3/2, राइट साइड में है साइन। तो बेटा जो है साइन की टर्म्स में ही अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ साइन 60, और राइट साइड में है साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। तो यहाँ पे जो एंगल है दोनों तरफ का सेम रहेगा, तो दोनों एंगल है उनको सेम कर देते हैं 60 डिग्री। मतलब कि एक टाइप से साइन इनवर्स ले लिया तो साइन से साइन कट गया, तो बन गया है डेल्टा एम प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। 2 को लेफ्ट में ले आए, 120 इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60। तो यहाँ से जो मिनिमम डेविएशन वो आ गया है 120 माइनस 60, जो कि बन जाता है 60 डिग्री। तो ये हो जाता अपने पास में आंसर मिनिमम डेविएशन का। बस इतना सा इस क्वेश्चन है, और तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर द गिवन इंसिडेंट रे एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जो इंसिडेंट रे है वो शो हो रही है, ठीक है। द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द रे इज सेटिस्फाइड, देयर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस केस में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। हम चाहते हैं कि इस वाली सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो उस केस में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से लिख देता हूँ ताकि लिखना थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है। म्यू से लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा हम चाहते हैं कि इस वाली सरफेस पे TIR हो सके। इसका मतलब है इस सरफेस पे जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो। अब क्योंकि यहाँ पे बनने वाले जो टोटल एंगल है वो अपने पास में है 180 डिग्री, ये है 90, ये है थीटा सी, तो इधर वाला जो एंगल है वो कितना बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा सी। ये अपने पास में बन जाता है 90 डिग्री माइनस क्रिटिकल एंगल। तो इस वाले पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बाहर है एयर 1 साइन 45 इज इक्वल टू, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सी। साइन 45 है 1/√2,
इज इक्वल टू एन साइन 90 माइनस थीटा बन जाता है कोस थीटा। इस तरीके से ये बन जाती है अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। ओके, और साथ साथ में बेटा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के लिए सिचुएशन क्या हो जाती है, और टी आई आर साइन जो थीटा सी है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1/n। ऐसे क्वेश्चन हम टी आई आर में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ दिक्कत इसमें नहीं आएगी। n की वैल्यू हो जाती है 1/sin थीटा सी। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/√2 इज इक्वल टू एन की जगह पे कोस थीटा सी एज इट इज, एन की जगह पे आ जाएगा 1/sin थीटा सी। ठीक है, तो अपने पास में ये इक्वेशन बन गई है। तो साइन अपॉन कोस ये हो जाता है 1/tan थीटा सी इज इक्वल टू 1/√2। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो tan थीटा सी उसकी वैल्यू बन जाएगी √2/1। तो यहाँ से tan थीटा आ गया, बट बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो tan थीटा पता है तो साइन थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उस केस में बनाते हैं हम एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली जिसमें ये वाला एंगल है थीटा सी, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है √2, जो बेस है उसकी वैल्यू है 1, बेस है उसकी वैल्यू है 1। तो ये हो जाता है अपने पास में √√2 का स्क्वायर प्लस 1, तो √3। ठीक है, तो बाय ट्राइंगल, ट्राइंगल से जो अपने पास में साइन थीटा है उसकी वैल्यू आ गई है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √2/√3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू थी बेटा, जो कि थी 1/sin थीटा सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है sin थीटा सी का रेसिप्रोकल, जो कि बनेगा √3/2। ये हो जाता है इस केस में करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपली तरीके से इसको हमने सोल्व कर लिया है, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म टू बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, वो अपने पास में रिफ्रैक्टिंग एंगल के इक्वल हो। ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल मिनिमम, अच्छा मिनिमम डेविएशन है ना, वो रिफ्रैक्टिंग एंगल के इक्वल हो। चलो ठीक है, तो प्रिज्म किस मटेरियल से अपने पास में बना हुआ होना चाहिए, ये अपने पास में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो मतलब कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी रेंज कितनी सी होनी चाहिए। तो मैं निकालता हूं म्यू। म्यू जो अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी रेंज पूछी गई है, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। तो इधर से बन जाएगा साइन ए प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। तो ऊपर तो बन चुका है बेटा साइन ए, नीचे बन चुका है साइन ऑफ ए बाई 2। अब है ना साइन क्योंकि ए बाई 2 की टर्म्स में है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो अपने पास में क्या आ जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इस साइन ए को लिख दिया है मैंने 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। तो बेटा ए बाई 2 से ए बाई 2 कैंसिल आउट, तो ये बन चुका है 2 कोस ऑफ ए बाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू ये रहेगी इस केस में। क्लियर सी बात है बेटा, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देखते हैं जो ए है एंगल ऑफ प्रिज्म है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तभी जाके रेंज का पता चल पाएगा। तो सबसे पहले ए की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 0 डिग्री। तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो जाएगा 2 कोस 0
कोस 0 होता है 1, तो ये बेटा आ जाएगी 2। सेकंड है ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। भाई ए की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है, 180 हो सकती है, कितनी हो सकती है, एंगल ऑफ प्रिज्म ही तो है ये। तो ये समझाता हूं। तो डेविएशन है उसकी वैल्यू है बेटा आई प्लस ई माइनस ए। जब में अपने पास में मिनिमम डेविएशन होता है तो उस केस में जो अपने पास में मिनिमम डेविएशन जो है उस केस में जो डेल्टा है उसकी वैल्यू ए के ही इक्वल है, ए और आई और ई दोनों सेम ही होते हैं। तो 2a इज इक्वल टू 2i हो गया। तो अपने पास में जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसकी वैल्यू आई के ही इक्वल हो सकती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस हो तब। तो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है। उस केस में चेक करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2 कोस ऑफ 90 डिग्री बाई 2 कोस ऑफ 45 डिग्री, जो कि बनेगा √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू 2 से लेकर √2 के बीच में लाई करेगी। ये अपने पास में आंसर आ जाता है इसका, लाइज फ्रॉम 2 to √2। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड इट्स वन सरफेस इज सिल्वर, और उसकी जो एक सरफेस है उसको हमने सिल्वर कर दिया है। लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a on first surface and return back through the same path after suffering reflection at the second silver surface. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज, प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा। चलो तो बेटा बना देते हैं। ऐसे है अपने पास में ये प्रिज्म, ठीक है। इस प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है ए, इस सरफेस को सिल्वर किया गया है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट एंटर करी जो कि नॉर्मल के साथ में 2a एंगल बना रही है, सामने वाली सरफेस पे जाके ये रे ऑफ लाइट टकराई, ठीक है, 90 डिग्री पे टकराएगी तभी अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर सकती है। ओके, अब देखो यहां पे हमें कैलकुलेट करना है इसका जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो भाई स्नेल्स लॉ ही अप्लाई कर सकते हैं इस पॉइंट पे, और कोई तरीका अपने पास में नहीं है। और स्नेल्स लॉ के लिए यहाँ वाला एंगल चाहिए होगा। तो ये है अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये एंगल 90 है, ये ए है। तो इधर वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। ओके, अब ये है और ये है, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, इनके बीच का टोटल एंगल है 90 डिग्री, एक है 90 माइनस ए, इधर का जो एंगल है वो बन जाएगा ए, और ये ए है यही आर के इक्वल है, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब लगाते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। तो 1 साइन आई इज इक्वल टू n साइन आर। तो 1 साइन 2a इज इक्वल टू n साइन आर, आर की वैल्यू है ए। साइन 2a है, इसको सोल्व करता हूं, ये बन जाता है 2 साइन ए कोस ए, राइट साइड में बन गया है n साइन ए। तो वही साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, n की वैल्यू हो चुकी है 2 कोस ए। बस आंसर आ गया है, और ज़्यादा तो क्या ही सोल्व करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन गया है 2 कोस ए। ये है बेटा अपना क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज कोट ऑफ a by 2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इस केस में जो मिनिमम डेविएशन का एंगल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और इसके लिए जो ऑप्शंस गिवन है वो है ये, इन ऑप्शंस में से ही बताना है, अदरवाइज तो रीअरेंज करके कितनी भी टर्म्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a by 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a by 2। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू है कोट a by 2, साइन राइट वाली टर्म है वो तो पूरी की पूरी ऐसी ही है। ठीक है भाई, ठीक है, लेफ्ट में जो कोट a by 2 है उसको मैं लिख देता हूं
कोस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। राइट साइड जो है उसको ऐसे की ऐसा ही रख दिया। साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट में बच गया है कोस ए बाई टू, राइट में बच चुका है साइन की टर्म्स। ठीक है, कोस थीटा को लिखा जा सकता है बेटा साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको मैंने लिख दिया है साइन। ठीक है, अगली वाली जो टर्म है पहले तो उसको लिख देता हूं भाई, कंफ्यूजन ना रहे तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है वो बच गई है बेटा, ये कोस थीटा है उसको लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू विल बी इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। तो साइन इनवर्स ले लेंगे तो वहां से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर पे है 90 माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। तो दोनों को अलग अलग पे स्प्लिट कर दिया है ए बाई टू को। ओके, ए बाई टू वाली टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे और ठीक है इधर रख दिया है 90, ए बाई टू और ए बाई टू मिला के बन चुका है ए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 2a। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 हट गया, तो जो डेल्टा एम है उसकी वैल्यू हो गई है मेरे बच्चे 180 डिग्री माइनस 2a। और इस चैप्टर के जो भी आपको नोट्स चाहिए तो वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और सारे सिलेबस की वीडियो हम बनाने लग रहे हैं, मोस्ट ऑफ सिलेबस की वीडियो तो हमने बना ही दी है। ठीक है, तो अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी फोकस कर सकते हो। तो बेटा ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म। इस राइट एंगल प्रिज्म पे इंसिडेंट हुई है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर अबव रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर आर दिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। चलो ठीक है भाई, ठीक है, इस केस में क्या है कि दिस प्रिज्म विल नोट सेपरेट ऑल कलर, सेपरेट रेड कलर फ्रॉम दिस। तो ये अपने पास में ऑप्शन है किस किस कलर को सेपरेट करेगा, किस कलर को स्प्लिट करेगा। क्वेश्चन पढ़ लेना ना, साथ साथ में नोट कर लेना। चलो तो अब ये चीज करते हैं बेटा, देखो यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही होगी, मान लेते हैं भाई ग्रीन कलर की लाइट है, पहले ग्रीन कलर वाली लाइट है, ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे क्या मान क्या लेते हैं, ऐसे ही आएगी बेटे। तो इस सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो इस सरफेस पे ऐसा नॉर्मल बन जाएगा, और जिस एंगल पे आके ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा तीनों कलर्स के लिए वो बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, और अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो TIR के लिए क्या सिचुएशन बनती है, TIR के लिए सिचुएशन बनती है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 अपॉन या साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे रहता है साइन थीटा सी, साइन थीटा सी मतलब कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई एन, जो कि बनेगा 1 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाई एन। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कम से कम वैल्यू होनी चाहिए अंडर रूट 2। अगर बेटा अंडर रूट 2 से ज़्यादा वैल्यू हुई तो TIR होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अंडर रूट 2 से कम हुई तो नो TIR। ठीक है, तो उस केस में TIR नहीं होगा। और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो 1.414 से ज़्यादा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ तो TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। तो 1.414 से ज़्यादा इन दोनों पे TIR होगा, मतलब कि ग्रीन और ब्लू पे दोनों पे TIR होगा। तो ग्रीन ऐसे आके ऐसे निकल जाएगा, ब्लू जो है वो ऐसे आके ऐसे निकल जाएगा। रेड वाले केस में TIR नहीं होगा, रेड वाली जो लाइट है वो सामने से निकल जाएगी। तो इसने रेड कलर को स्प्लिट कर दिया है या रेड कलर को सेपरेट कर दिया है ब्लू और ग्रीन से, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। ओके बेटे,
तो अब करते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो बेटा जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, पढ़ो इस क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ इंसिडेंस और रे ऑफ लाइट एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो प्रिज्म की सरफेस पे वो है 45 डिग्री, प्रिज्म का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। इफ द रे सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, रे में मिनिमम डेविएशन हुआ है, तो द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो बेटा जो मिनिमम डेविएशन है, डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, आई प्लस ई माइनस ए। जब डेविएशन मिनिमम होता है तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी आई के ही इक्वल हो जाता है, माइनस ए, आई प्लस आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस ए, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री। तो ये हो गया है 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो डेविएशन का एंगल है वो बन गया है 30 डिग्री। साथ साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म वो अपने पास में आ जाता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। तो ये बन जाता है साइन डेल्टा एम है बाई 30 और एंगल ऑफ प्रिज्म है 60, 30 प्लस 60 90 बाई 2 मतलब कि साइन 45 अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म है 30, उसका हाफ हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 उसका हाफ हो जाएगा 30। म्यू की वैल्यू है 1 बाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई साइन 30 1 बाई 2। तो 2 ऊपर चला गया, रूट 2 नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 और डेल्टा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इतना सिंपल सा इसका आंसर था। चलो तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emerge normally from the opposite surface, और दूसरी सरफेस से नॉर्मली बाहर निकल रही है। If the refractive index of material of prism is mu, then angle of incidence, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है आई प्लस ई माइनस ए, जो कि हमेशा के लिए वैलिड है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा आई, एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा 0, क्योंकि बेटा सरफेस से नॉर्मली बाहर आ रहा है और नॉर्मल से ही जो एंगल बनाएंगे तो वो बन जाएगा 0 माइनस ए। तो इसकी वैल्यू आ गई है, डेल्टा की वैल्यू आ गई है आई माइनस ए। अगर कोई भी स्मॉल प्रिज्म है तो स्मॉल प्रिज्म है उसमें डेल्टा का फॉर्मूला हो जाता है ए इंटू म्यू माइनस 1, तो ए म्यू माइनस ए। एक अपने पास में जर्नल फॉर्मूला लगा दिया है, एक स्मॉल प्रिज्म का फॉर्मूला लगा दिया है। लेफ्ट और राइट दोनों को इक्वेट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई माइनस ए जो है वो हो चुका है ए म्यू माइनस ए, माइनस ए से माइनस ए कैंसिल आउट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बन चुका है ए इंटू म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तब जाके एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बन गया है। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A light ray is incident normally on one face of refracting faces of a prism and just emerge out grazing at the second surface। दूसरी सरफेस पे बाहर निकल रही है, वो ग्रेजिंग निकल रही है, पहली सरफेस पे नॉर्मली आके गिरी थी। देन द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इट्स क्रिटिकल एंगल, और इसके क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो ऐसा सा अपने पास में है प्रिज्म, ठीक है, जिसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है ए, कोई रे ऑफ लाइट है इस पर नॉर्मली आएगी, तो भाई नॉर्मली आएगी तो सीधे ही निकल जाएगी, और तो बाहर निकल रही है वो ग्रेजिंगली निकल रही है। ठीक है, तो बेटा ग्रेजिंगली कोई रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है, उसका मतलब है
कि वो क्रिटिकल एंगल पे आके स्ट्राइक करी थी, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो नॉर्मली ही अंदर की तरफ जाती है। अब ये वाला जो क्रिटिकल एंगल है और जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल अगर ए है तो जो इधर वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, यहाँ का टोटल सम है वो अपने पास में क्या होता है, 90 डिग्री। एक एंगल बचा है 90 माइनस ए, दूसरा है थीटा सी, और सबका मिला के क्या बनेगा, 90। 90 से 90 कैंसिल आउट, माइनस ए को राइट साइड में ले गए। क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, ए के इक्वल। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है और जो क्रिटिकल एंगल है दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो ये अपने पास में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इस तरीके से, इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है। कोई प्रिज्म है मैं बनाता हूं। फाइंड आउट एंगल ऑफ इमरजेंस। ऐसे है अपने पास में प्रिज्म। ये है बेटा प्रिज्म जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म है, जिसको मैंने ए से लिखा है, वो है 30 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट है इस तरीके से आके गिरी है, 90 डिग्री पे एक सरफेस पे आके स्ट्राइक करी है। ठीक है, इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है √3। इस केस में प्रिज्म का जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो कैलकुलेट करना है। बस इतना सा ही अपने पास में क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को निकालने के लिए ट्राई करो। तो बेटा करते हैं इसका आंसर खुद से ही। इस तरीके से अपने पास में एक क्वेश्चन कि ऐसे अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे आएगी तो सीधी ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बना दिया था। ठीक है, अब बेटा यहां से जिस एंगल से रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी उसी एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। उसके लिए इधर वाला एंगल हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है इतनी सी, इसमें ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 60 डिग्री, और ये एंगल क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। इस पॉइंट पे स्लैश लो अप्लाई कर देता हूं। √3 sin 30 इज इक्वल टू 1 sin e। √3 sin 30 की वैल्यू है 1/2, और ये इक्वल हो चुका है sin e के, और sin e की वैल्यू आ गई है √3/2। तो एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा 60 डिग्री। sin 60 की ही वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इमरजेंस है उसकी वैल्यू आ चुकी है 60 डिग्री। ये हो गया अपना आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो और क्वेश्चन करते हैं प्रिज्म पे। तो ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर a light incident on the face of prism does not emerge from other face। तो ऐसी क्या कंडीशन हो कि एक फेस से लाइट एंटर करे तो वो दूसरे फेस पे इमर्ज ना हो। ऐसी कंडीशन पूछी गई है किसी भी प्रिज्म के लिए। तो देखो ऐसी कंडीशन निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं अब आपको समझाता हूं। ये है आम जिंदगी। पीछे ये है प्रिज्म। प्रिज्म से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो भाई, ठीक है, इस तरीके से इंसिडेंट हो, रिफ्रैक्शन करके यहाँ वाली सरफेस से तो बाहर ही ना निकले। ठीक है, अगली सरफेस पे TIR करे। अब बेटा देखो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी अपने पास में जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो ये लाइट शायद बाहर भी निकल जाए, इसी एंगल पे तो पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऑलरेडी मैक्सिमम ही ले लेते हैं।
ठीक है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी सबसे ज़्यादा लें, और सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो सकता है, वो है कि ग्रेजिंग इंसिडेंस। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 90 डिग्री हो और उस केस में भी कोई रे ऑफ लाइट टी आई आर कर जाए, तो बाकी सब केस में तो टी आई आर करेगी ही करेगी। ये अपने पास में कंडीशन बन जाती है बेटा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या बन गई है कि रे ऑफ लाइट टी आई आर करे किस केस में, जिस केस में ग्रेजिंगली इंसिडेंट कर रही है तब भी। तो टी आई आर करने के लिए यहाँ वाला एंगल होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, ये एंगल भी क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो उस केस में टी आई आर कर जाएगी। तो अपने पास में प्रिज्म के अंदर में क्या प्रॉपर्टी है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो R1 प्लस R2 का सम होता है। पहले वाला भी क्रिटिकल एंगल है, दूसरा भी क्रिटिकल एंगल है, 2 टाइम ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो इधर से अपने पास में वैल्यू आ जाती है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो A/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो साइन ऑफ A/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाती है साइन ऑफ A/2 का रेसिप्रोकल, जो कि हो जाता है कोसिकेंट A/2। तो ये अपने पास में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे टी आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा वैल्यू हो तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अपने पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी लार्जर देन कोसिकेंट A/2। तो ये फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो और करते हैं। तो ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ 75 डिग्री प्रिज्म ऑफ डेंस ग्लास इज फाउंड टू बी 45 डिग्री व्हेन एयर। ठीक है, जब एयर में उसको रखा हुआ है तो ये आ रहा है। ठीक है, 15 डिग्री है जब हम उसको किसी लिक्विड में रख देते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है उस लिक्विड का। ठीक है, तो भाई जो प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2। ठीक है, अगर हम उसको एयर में रखते हैं तो आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ऑफ, वहां पे जो डेविएशन है वो है 75 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म है, रुको रुको रुको, एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है 45 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है 75 डिग्री, और जो मिनिमम डेविएशन है उसका एंगल है 45 डिग्री। हाँ ये सही है बेटा, अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2। ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म तो है 75 डिग्री बाई 2। ठीक है, ऑफ है 75 डिग्री प्रिज्म, 75 डिग्री प्रिज्म है प्रिज्म का एंगल, और जो डेविएशन है उसकी वैल्यू है 45 डिग्री। ये अपने पास में बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। अगर बेटा जो प्रिज्म है उसको हमने किसी लिक्विड में रख दिया, तो जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इसकी वैल्यू हो जाती है साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पे जो मिनिमम डेविएशन है वो है 15 डिग्री, और 75 डिग्री तो प्रिज्म का ही एंगल है, डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ 75 डिग्री बाई। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइड करने पे जो बचेगा तो ये बचेगा, इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एल ऊपर चला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ऊपर चला गया, इसमें से ये इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देते हैं। साइन ऑफ 75 प्लस 45 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 15 प्लस 45 बाई 2। तो ये बन जाता है साइन ऑफ 120 बाई 2 जो कि बनेगा 60। ये बन जाता है साइन ऑफ
45, वेट वेट वेट, ठीक है, ये बेटा उल्ट गलत लिख दिया ना, 75 था ये। 75 प्लस 15/2 मतलब कि 90/2, जो कि बन जाता है 45। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू है 1/√2। तो इसको लिख सकते हैं √3/2 इंटू √2/1, उसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो इसमें √2 से जो 2 है वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच जाता है √3/√2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है, उसकी वैल्यू हो गई है √3/√2 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये अपने पास में इस केस का आंसर बन जाता है।